तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर दो नासेंट सोल कल्टीवेटर को तो मार देता है। दो भागते हैं। अब इनमें से एक को जावू टाई जो कि बाहर खड़ा था वो मार देता है और दूसरे को वांगलिंग। अब आगे वो टाई था जो कि बाहर वेट कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि चारों लोग मारे जाएंगे। हुआ भी वैसा ही। और इसे अब एक चीज समझ में आ चुकी थी कि वांगलिंग कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इधर वांगलिंग इन्हें मारने के बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है, यानी कि अभी ये पहले के जैसा दिखने लगा था, यंग वगैरह, बाल एकदम सफेद। पर अभी फिर से ये बूढ़ा जैसा, मॉडल जैसा दिखने लगता है। और जावोटा एक चीज तो समझ चुका था कि ये वांगलिंग का दुश्मन कभी नहीं बनेगा, दोस्त ही बन के रहेगा। और ये जो चार लोग मरे थे इनकी लाश को ये ठिकाने लगा देता है, मतलब खत्म कर देता है। उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। अब वांगलिंग यहाँ पर आग सेक रहा था और एंशिएंट गॉड की मेमोरीज में वो जो चार सेलेस्टियल डोर्स होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करता है और इसे चीजें समझ में आने लगती है। इसी दौरान एक ओल्ड मैन जिनके बाल बिखरे हुए थे यहाँ पर ये एंटर करते हैं और ये बोलते हैं कि फिलहाल मैं यहाँ पर सोने आया हूँ। वांगलिंग भी स्माइल करता है और इन्हें वाइन वगैरह भी पीने को देता है। ओल्ड मैन इस दौरान रोस्टेड चिकन निकालते हैं जो कि ये कहीं से लेके आ रहे थे और वांगलिंग को भी देते हैं और कहते हैं नॉट बैड, तुम्हारा कल्टीवेशन फिर से बढ़ चुका है, पर तुम वो चीज़ मत भूलना, मतलब कि वुड कार्विंग जो कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया है। और ओल्ड मैन अब पहले से सीरियस होते हैं और बोलते हैं कि ये चार सेक्टर लाइन्स, इस समय यहाँ का माहौल काफ़ी क्योटिक है, तुम्हें जल्दी से सोल फॉर्मेशन पे पहुँचना चाहिए। वांगलिंग भी इनसे पूछता है कि हो क्या रहा है और अभी बताना शुरू करते हैं। ये बात ऐसी है कि एक जो कल्टीवेटर है हमारे फोर सेक्ट अलायंस का, इस कंट्री का नाम ही है, वो एक रेन कॉल्ड्रन उठा के ले आया है जोयू सेक्ट से, यानी चुरा के। तो वो लोग इसे वापस लेने आए हैं। अब वांगलिंग को याद आता है जो जावुटाई था इसे रेन डोर के बारे में बता रहा था, तो पक्का था कि रेन कॉल्ड्रन रेन डोर से कनेक्टेड होगा। और जो ये रेन कॉल्ड्रन होते हैं ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं और ये एक रास्ता देता है रेन सेलेस्टियल डोर की तरफ जाने का। क्योंकि कहाँ ऐसा जाता है, ओल्ड मैन इन चीज़ों को बता रहे थे कि चार जो सेलेस्टियल डोर्स हैं वो सेलेस्टियल रियल में लेके जाते हैं, यानी एक अलग वर्ल्ड में। लेकिन जो सेलेस्टियल रियल में उसमें पुराने सेलेस्टियल लोग नहीं रहते। वांगलिंग को अंदर का इन्फॉर्मेशन नहीं पता था क्योंकि एंशिएंट गॉड टूसी की मेमोरी में ऐसा कुछ नहीं था। अब वांगलिंग पूछता है क्या वो लोग मारे गए। ये हाँ में सर हिलाते हैं कि कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी बहुत पहले, उसी में पावरफुल लोग मारे गए थे। मतलब कि एंशिएंट गॉड्स भी मारे जा चुके हैं। बेसिकली एंशिएंट गॉड मतलब गॉड नहीं, एक क्लैन है। और एंशिएंट सेलेस्टियल ये लोग भी मारे जा चुके हैं। इसीलिए कल्टीवेशन यूनियन बनाया गया, यानी कि रैंक 4 की कंट्री, रैंक 5 की कंट्री। पहले ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर वांगलिंग पूछता है अगर ये बात है तो ये सेलेस्टियल डोर फिर है किस लिए। ओल्ड मैन हंसते हैं और बताते हैं हालांकि सेलेस्टियल रियल में है, अभी लोग नहीं है तो क्या हुआ, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि रिसोर्सेस है, पर खतरे भी काफ़ी है। जैसे कि वहाँ पर सेलेस्टियल की है। और ओल्ड मैन बताते हैं कि जैसे मान लो अभी तुम सोल फॉर्मेशन पे पहुँच गए, फिर उससे तुम्हें सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे जाना है, तो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन पिल चाहिए होगी जो कि बहुत रेयर है। लेकिन अगर तुम सेलेस्टियल की को एब्जॉर्ब कर लेते हो तो आराम से उस लेवल पे जा सकते हो। अब वांगलिंग को समझ में आ चुका था कि रेन कॉल्ड्रन के लिए ये लोग क्यों फाइट कर रहे हैं, क्योंकि जो सोल फॉर्मेशन पे बंदे हैं वो वहाँ जाना चाहते हैं रेन कॉल्ड्रन के थ्रू और अपना पावर बढ़ा करके सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे ले जाना चाहते हैं। जैसे कि ये बताते हैं कि हमारा जो प्लेनेट सुजाकू है इसके आसपास रेन डोर है, तो इसीलिए यहाँ पर रेन कॉल्ड्रन मिलता है, तो हम वहाँ से एंटर करते हैं। और ओल्ड मैन कहते हैं कि क्या तुम चिंतित हो, लेकिन एक चीज़ और बताते हैं कि जिसका पावर लेवल जितना ज़्यादा होगा उसको आगे मुसीबतें उस रियल में उतनी ज़्यादा मिलेंगी। अब वांगलिंग ये इन्फॉर्मेशन इनसे हासिल तो कर लेता है और कहता है अब रात में ऐसे तो नहीं आए होंगे कि आपको बस सोना है, कुछ तो बात होगी। अब ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मैं जा रहा हूँ, और मैं इसलिए आया था ताकि तुम मेरी एक वुड कार्विंग बना दो और जो पिंक वैली में, पिंक पवेलियन में वो जो लड़की है जायोक हुई, उससे मैं दे दूँ ताकि वो मुझे याद रखे, क्योंकि मेरे जैसा हैंडसम बंदा उसे कहाँ मिलेगा। उसके बाद ये वांगलिंग की तरफ देख रहे थे कि वांगलिंग भी इनकी तारीफ करेगा। वांगलिंग भी अब सीधा वुड कार्विंग बनाना शुरू करता है। अब जैसे ये बना रहा था ओल्ड मैन तुरंत ही कहते हैं कपड़े मत पहनाना। कार्विंग वांगलिंग बना देता है। ओल्ड मैन देखते हैं और इन्हें गुस्सा आता है, ये मेरे जैसा तो नहीं है, क्या तुम मुझे ऐसा देखते हो, ये तो बंदर के समान है। और इस समय ओल्ड मैन इन्हें गुस्सा आता है। वांगलिंग फिर से एक वुड कार्विंग बनाना शुरू करता है और इस बार उसे आधा समय ही लगता है। और इस बार जो इसने बंदा बनाया था वो हैंडसम था, रोमांटिक था, खास करके उसकी आंखें। लेकिन ये ओल्ड मैन के जैसा नहीं था। अब फिलहाल ओल्ड मैन इस वाली कार्विंग को लेते हैं और कहते हैं यही हूँ मैं असली। हालांकि ओल्ड मैन बताते हैं कि जवानी में ये ऐसे ही दिखते थे और इनका वो जो स्ट्रॉ हेड था
जिससे कि बंदा अपना पावर छिपा सकता है, यानी कोई पहचान नहीं सकता। शायद ये वांगलिंग को देते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। जाने से पहले कहते हैं कि 999 कार्विंग्स तुम्हें और बनानी है, नहीं तो तुम कहीं भी जाओगे ओल्ड मैन तुम्हें ढूंढ तो लेगा ही। इधर समय बीतता है और 1 महीने निकल चुके थे। और इस समय क्योंकि बर्फ धीरे धीरे शांत हो रहा था, तो जो किंग थे फिलहाल वो लोगों को जैसे कि डानियो वगैरह को भी काम पे लगा देते हैं, सिवाय वांगलिंग के। और वांगलिंग ने डानियो की वाइफ को या इन लोगों को कुछ वुड कार्विंग दिया था। उन्हें तो वो नॉर्मल लगता था, बट उसमें स्पिरिचुअल हो रहा थी, तो फ्रीज होने से उन्हें रोकती थी। इधर 4 महीने निकल चुके थे, पर बर्फ थोड़ा थोड़ा गिरते ही रहता है। और इसका एक ही संकेत था कि जो जूयू कंट्री है ये फोर सेक्ट अलायंस को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि दुकान के बाहर खड़ा था, और जाओटाई ने इसे जेड में एक मैसेज भेजा था, तो इसे पूरी चीजें पता चल गई थी कि जूयू कंट्री क्या प्लान कर रही है। और जो जूयू कंट्री थी ये रैंक 5 की कंट्रीज की मदद लेना चाहते थे ताकि फोर सेक्ट अलायंस को खत्म कर सके। वैसे तो रैंक 5 की कंट्री ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देती, पर उनका ध्यान जूयू कंट्री की एक लेडी पर पड़ता है जिसने कि 100 साल में सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में एंटर कर गई थी। और ये लड़की प्लेनेट सुजाकू की 10,000 सालों की जीनियस थी, वो भी नंबर 1। और इस लड़की ने कोई पिल्स भी नहीं खाए थे, इसीलिए सुजाकू वालों ने इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ लोगों को भेजा भी। बेसिकली सुजाकू एक अलायंस है जो कि पूरे प्लेनेट सुजाकू को कंट्रोल करता है ताकि कोई वॉर वगैरह को रोका जा सके। और जूयू कंट्री वाले क्योंकि इनकी ज़मीन थोड़ी बंजर थी, तो इनका मकसद ये था कि फोर सेक्ट अलायंस को वाइप कर देंगे और फिर हम वहाँ पे स्थापित हो जाएंगे। वांगलिंग को ये इन्फॉर्मेशन जाओटाई के जेड से मिलता है और इसे समझ में आ रहा था कि कुछ लंबा प्लान है। और वांगलिंग को अब समझ में आता है मॉर्टल्स पे क्या बीत रही थी, क्योंकि ये लोग बहुत चिंतित थे। अब यहाँ पर भीड़ भी नहीं लगती थी। वांगलिंग इस दौरान गलियों की तरफ देखता है, और जब से इसने लाइफ और डेथ डोमेन को फील किया था ये समझ चुका था और डिसाइड करता है, इसकी मेंटेलिटी भी चेंज हो चुकी थी कि अब समय आ रहा है यहाँ से निकलने का। वांगलिंग अपने कमरे में जाता है और एक कोट पहनता है और यहाँ से आगे निकल जाता है। और वांगलिंग ट्रैवल करते करते यानी हवा में ये उड़ रहा था, फोर सेक्ट अलायंस के ईस्टर्न वाले एरिया में था। वांगलिंग के सामने एक फॉरेस्ट था, पर फिलहाल ये बर्फ से ढका हुआ था। और वांगलिंग एक भंवर सा बनाता है क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं था, और उससे इस बर्फ में मानो होल सा कर देता है और वहाँ से गुजरने लगता है। और यहाँ से ही इसने बहुत सारे जो लकड़ियाँ उठाई थी, जैसे कि 100 साल पुराना पेड़, 1000 साल पुराना पेड़, वहीं से इसने लिया था। और कुछ ब्रांचेस यहाँ से ये लेता भी है आसपास के बर्फ को खाली करके। 7 दिन तक वांगलिंग यहाँ पर वुड ही इकट्ठा करता है, और आसपास के कल्टीवेटर्स ने इन चीज़ों को नोटिस किया था और ये चीज़ें फोर सेक्ट अलायंस में पहुँच चुकी थी। और जब जाओटाई को पता चलता है तो वो न्यूज़ वैसे भी दबा देता है। और जाओटाई समझ रहा था कि वांगलिंग तो ज्वाइन नहीं करेगा, अब ये भी समझ रहा था, तो ये भी यहाँ से निकलने को सोच रहा है। इधर वांगलिंग शॉप की तरफ वापस लौटता है और कार्विंग बनाना शुरू करता है। और ये आखिरी कार्विंग जो बना रहा था इसका मकसद यही था ताकि ये सोल फॉर्मेशन पे पहुंच पाए। हालांकि अगर ये फेल भी होता है तो इसकी मेंटेलिटी जो है माइंड के रूप में ये थोड़ा तो प्रोग्रेस करेगा ही, तो सोल फॉर्मेशन के और करीब होगा। और इस बार इसका मकसद था कि जितने लोगों को इसने मारा है सबको ये बनाएगा। जैसे कि पहला बंदा संडाजू, दूसरा था जैंग का मास्टर, ओल्ड मैन जिमो का डिसाइपल, तीसरा बंदा था टेंग ली, जैसे कि वांगलिंग ने मारा था, टेंग वन का पोता। एक एक करके वांगलिंग वुड कार्विंग्स बनाते जाता है और पूरी जमीन मानो वुड कार्विंग से भरने लगती है। और वांगलिंग इतना खो चुका था कि 400 साल की जो इसकी पूरी मेमोरीज थी वो मानो इसे दिखने लगती है, जैसे कि कॉर्प सेट के लोग, जूमिंग वैली, सेटुनान और जो भी लोग थे, कैसे ये हार्टलेस बन जाता है। इसकी फीलिंग एकदम गायब हो गई थी, ये कोल्ड पर्सन बन चुका था। हाउ फैन कंट्री, सी ऑफ डेविल्स, फिर एंशिएंट गॉड से मिलना, हंचबैंग मैंग, एंशिएंट टेम्परर और बाकी लोग, इसे पूरी मेमोरीज मानो इसके दिमाग में घूमने लगती है। फिर इसने नासेंट सोल बनाया, लिमुआन से मिला, पूरी चीज़ें। अब उसके बाद जो आखिरी के 30 साल थे जो कि इसने इंसानों की तरह बिताया था, उसे वो चीज़ें दिखती है। धीरे धीरे ये भी शांत हो जाती है और इसके दिमाग में 2 ही चीज़ चलता है, लाइफ और डेथ। 400 सालों में जो इसने चीज़ें की थी और 30 सालों में जो चीज़ें की थी, उससे एक चीज़ का इसका अनुभव हो चुका था। जिंदगी को ये समझने लगा था। समझना और उस चीज़ को मास्टर कर लेना, हालांकि उसमें फ़र्क होता है। अभी कैसा था कि जैसे आप पहाड़ को देख रहे हो तो आपको पहाड़ समझ में आता है, पानी को देख रहे हो तो पानी समझ में आता है। वांगलिंग उस लेवल पे था। अब पानी की गहराई कितनी है, उन सब चीज़ों का आकलन अगर आपको हो जाए तो आप उस चीज़ को मास्टर कर लेते हो। वांगलिंग की आंखें बंद थी और ये दोबारा से खुलता है। इसकी आंखों में मानो एक एविल इंटेंट था, जो कि टासेन जो करके बंदा था एंशिएंट गॉड वाले लैंड में, उसके जैसा था। वांगलिंग इस दौरान एक ब्लैक होल सा बना था अपने हाथों में, और जो भी वुड कार्विंग्स थी
ये उसके अंदर समाने लगती है और साथ में ये 3 किलिंग इंटेंट वाले बॉल भी अंदर डाल देता है। वांगलिंग इस जो वर्टेक्स जो कि गोल था इसे स्क्वायर के शेप में बदल देता है और फिर इसे कंडेंस कर लेता है और एक छोटे से जैसे मोहर होती है उस साइज में बदल जाता है। बेसिकली ये फिजिकल फॉर्म ऑफ डेथ था। वांगलिंग एक गहरी सांस लेता है और इस स्टैम्प को अपने नासेंट सोल के अंदर रख लेता है। यह हैंड साइन मूव करता है और बची जो कार्विंग्स थी उन्हें भी दुकान से गायब कर देता है और फिर बाहर निकलता है। बर्फ पहले से भी खतरनाक रूप से अब गिरना शुरू हो चुकी थी। जब ये बाहर निकलता तो ये बूढ़े के समान था, पर जैसे जैसे आगे आता है ये जवान होते जाता है, सीधा चलने लगता है। चेहरे पे जो झुर्रियाँ थी वो भी गायब हो जाती है। मॉर्टल से फिर से कल्टीवेटर बन चुका था। हालांकि ये सोल फॉर्मेशन पे नहीं पहुंचा था बट बहुत क्लोज था और मानो वांगलिंग को उड़ने की इच्छा कर रही थी। कोई फोर्स था जो कि इसे खींच रहा हो और यह संकेत था कि सोल फॉर्मेशन के बहुत करीब है, पहुंचने वाला है। अब इसे कोई डोमेन समझने की जरूरत नहीं थी, बस 10 साल शांति से चाहिए था कल्टीवेशन के लिए। आसपास के घास वगैरह को देखता है, इसे थोड़ा दुख होता है क्योंकि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैमिलियर था और यहाँ से गायब हो जाता है। इधर नॉर्थ साइड के एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर फिलहाल डानियो रहता था। डानियो यहाँ पर मतलब बर्फ साफ करने के लिए आया था। फिलहाल ये अपनी वाइफ, बच्चे और वांगलिंग को भी मिस कर रहा था और इसे कुछ महीने पहले पता चला था कि अभी औरतों को भी यूज़ किया जा रहा है बर्फ साफ करवाने में। तो इसे अपनी वाइफ की बहुत चिंता थी और इसे डर था क्योंकि इसकी वाइफ थोड़ी वीक थी तो कहीं मार ही न जाए। वांगलिंग की भी इसको बहुत चिंता थी क्योंकि वांगलिंग बूढ़ा हो चुका था कि क्या वो ठंडी में सही होंगे। पापा मम्मी तो इसके जा चुके, अब वांगलिंग से ये बिछड़ना नहीं चाहता था। इसका बेटा हालांकि वाइट सेक्ट में है बट उसका पावर लेवल अभी की कंडेंसेशन में है और डानियो हर दिन बर्फ साफ करता था और इसके आसपास कोई ना कोई जरूर मरता था क्योंकि लोग काम कर रहे हैं और बर्फ इतना ज़्यादा गिर रहा था कि ठंडी से मारे जा रहे थे। डानियो इस दौरान इसके पास क्योंकि वुड कार्विंग थी इसलिए अभी जिंदा था क्योंकि वो इसे एक अलग ही वार्म ऑरा प्रोवाइड करती थी और वुड कार्विंग से इसे अंदाजा लगता है कि इसकी वाइफ भी सही होगी क्योंकि उसके पास भी ऐसे वुड कार्विंग्स है जो कि वांगलिंग ने दिया है। इधर अगले दिन की सुबह होती है। डानियो पहले जागता है और इसके बगल में इसके ही दुकान के बगल में जो बंदा रहता था वो भी यहीं पर आया था तो ये उसे जगाता है। पर डानियो जब उसे हिलाता है तो वो बंदा ऐसा बेजान सा पड़ा था क्योंकि वो भी अब मर चुका था। अब इसे और ज़्यादा चिंता सताती है कि इसकी वाइफ वगैरह कैसे होंगे, अंकल वांग कैसे होंगे। अब डानियो के साथ एक और बंदे थे, वो बोलते हैं भाई यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत लोग मारे जा रहे थे, जिंदा है तो कुछ भी कर सकते हैं। डानियो निकल जाता है। हालांकि ठंडी बहुत थी पर वो जो वुड कार्विंग था इसे गर्मी पर प्रोवाइड कर रहा था। डानियो आगे बढ़ रहा था पर रात के समय ठंडी हवाएं भी चल रही थी। एक जगह एक बॉडी से टकराता है जो कि मर चुका था पहले से। अब इसे भी मरने का डर सताता है क्योंकि था तो ये इंसान। ये यहाँ पर बैठ के रोने लगता है पर तब इसके कंधे पर मानो किसी का हाथ आता है कि डानियो डरो मत। डानियो पलट के देखता है, इसके सामने एक यंग बंदा था जो कि इससे भी ज्यादा यंग दिख रहा था पर बंदे की आंखों में मानो एक एंशिएंट लाइट हो और ये पहचान जाता है ये तो अंकल वांग है। पर ये बूढ़े नहीं थे, अब ये यंग दिख रहे थे क्योंकि पहली बार जब ये वांगलिंग से मिला था तो वांगलिंग अभी के जैसा ही था। डानियो को रियलाइज होता है और ये फाइनली बोलता है आप एक इमॉर्टल हो। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है और स्माइल करता है और कहता है टेंशन मत लो, चलो तुम्हारी वाइफ को ढूंढते हैं। वांगलिंग कुछ तो और यूज करता है और डानियो सो जाता है और उसके बाद इसे लेकर के यहाँ से निकल जाता है। 30,000 किलोमीटर की दूरी पर एक और घर था जहाँ पर डानियो की वाइफ रहती थी फिलहाल और वांगलिंग ने वहाँ पर डिवाइन सेंस छोड़ा था तो ये उन्हें तुरंत ही ट्रैक कर लेता है। ये उसकी वाइफ को भी उठाता है और इन्हें बॉर्डर की तरफ लेके जाता है। अब यहाँ पर 2 बैरियर था, एक तो 4 सेक्ट अलायंस का और दूसरा शायद जोयू सेक्ट का। वांगलिंग इन्हें यहीं पे छोड़ के मतलब अच्छी जगह यहाँ से गायब हो जाता है। अब डानियो जागता है, बगल में अपनी वाइफ को देखता है, काफी इमोशनल हो जाता है। इसकी वाइफ को भी समझ में नहीं आता है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। डानियो आसमान की तरफ देखता है, ये समझ चुका था ये सपना नहीं था, अंकल वांग सच में आए थे। ये टनल की तरफ देखता है और नीचे में कुछ पड़ा हुआ था उसकी तरफ देखता है। अब जब उस चीज को खोलता है तो उसमें बहुत सारे गोल्ड थे। दोनों अंकल वांग को थैंक्स बोलते हैं, ऐसा जमीन पे उनको रेस्पेक्ट दिखाते हैं और टनल के थ्रू ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। अब इनके जाने के बाद वांगलिंग उसी स्पॉट पे आता है जहाँ पर ये वांगलिंग को रेस्पेक्ट दे रहे थे और वांगलिंग की आंखों में इस समय आंसू थे क्योंकि वांगलिंग ने इन्हें ऐसी जगह पे छोड़ा था अगर ये टनल पार करेंगे तो सामने में एक छोटा कस्बा है यानी गांव जैसा है, वहाँ पे ये रह सकते हैं। और वांगलिंग को पुरानी चीजें याद आती है कि जब 30 साल पहले मिला था तो डानियो बच्चा था बट अब ये एक मिडिल एज मैन है। फिर से लाइफ और डेथ डोमेन के बारे में सोचते हैं लेकिन जिंदगी और मृत्यु ये तो जिंदगी का हिस्सा ही। अब वांगलिंग इस टनल को बंद कर देता है क्योंकि वांगलिंग अभी यहाँ से जाने वाला नहीं था। 4 सेक्ट अलायंस से इसे रेन कॉल्ड्रन हासिल करना था ताकि ये एंशिएंट रियल में एंटर करे
और सोल फॉर्मेशन पे जब ये पहुंचे तो फिर सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी जल्दी से पहुंच जाए। और वांगलिंग सही समय का वेट कर रहा था कि जब ज़ोयू कंट्री यहाँ पर इन्वेट करेगी तब सही मौका होगा। और वांगलिंग यहाँ पर जो सामने में एक पहाड़ था उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन फ्लैग बनाता है, केव के जैसा शायद कुछ बनाता है और वहाँ पे एंटर कर जाता है ताकि तब तक ये कल्टीवेट करे और सोल फॉर्मेशन में जाने की कोशिश करे। इधर समय बीतता है और पलक झपकते 1 साल निकल चुके थे। अब संकेत आ रहा था कि शायद ज़ोयू कंट्री वाले जल्दी अटैक करने वाले थे और बर्फ गिरना थोड़ा सा पहले से कम हो चुका था। अब ये जो 4 सेक्टर अलायंस था इनमें भी थोड़ा विरोध चल रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे भाई यहाँ से भाग जाते हैं और कुछ लोग कि नहीं बैटल करना है, हम भी रैंक 4 की कंट्री हैं, ऐसे छिप नहीं सकते। और इसी समय स्पेस में एक कोल्ड ऑरा फैलती है, एक ब्लैक होल सा बनता है और एक लेडी इसमें से बाहर निकलती है। लड़की ने सफ़ेद ड्रेस पहना था और ये आइस क्वीन के समान दिख रही थी। सुंदर नहीं थी और कोल्डनेस खतरनाक लेवल पे था, बर्फ से भी ज़्यादा। यह हैंड साइन मूव करती है और स्पेस में और भी बहुत सारे ब्लैक होल बनने लगते हैं और बहुत सारे कल्टीवेटर्स जिन्होंने कि वाइट ड्रेस ही पहना था ये बाहर आते हैं। और इस समय मानो किलिंग इंटेंट पूरे 4 सेक्टर अलायंस को घेर चुका था। धीरे धीरे ये जो ज़ोयू के कल्टीवेटर्स थे ये एक के बाद एक अब यहाँ पर पहुँचने लगते हैं। कई सारे बारबेरियंस जिनकी बॉडी काफ़ी बड़ी बड़ी थी वो भी इस समय युद्ध में आ चुके थे। अब जैसे ये लोग ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ईस्ट की तरफ व्हाइट क्लाउड सेक्ट था, तो उधर से भी व्हाइट क्लाउड सेक्ट के लोग अब बाहर निकलने लगते हैं। सबसे आगे में एक ओल्ड मैन थे जो कि ब्लैक रॉक पर बैठे थे और उनके हाथों में 9 चेन्स थी और मानो ये एक डेमन के समान हो। इधर साउथ से भी जो वाटर इंक सेक्ट था वो भी बैटल में कूद चुका था। ऐसे ही करके ग्रीनवुड सेक्ट भी बैटल में आ चुका था और ब्लैक सोल सेक्ट वाले भी इस समय तैयार थे, यानी चारों सेक्ट अब बैटल में उतर चुका था। क्योंकि ये लोग कल्टीवेटर थे पर ह्यूमंस भी तो हैं, सबका अपना एक घर होता है, तो वो प्रेम तो था ही इनको अपने इस कंट्री से, तो ये मरना पसंद करेंगे बट यहाँ से भागना नहीं या छिपना नहीं। अब ये जो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की थी ये इनकी तरफ देखती है और कहती है मिटा दो इनको और ये जगह हमारा ज़ोयू कंट्री का अगला अड्डा होगा। इधर ये लड़की भी एक 5 कलर का लाइट बनाती है और ये जो लाइट्स थी ये इसी लड़की में बदल जाती है 5 अलग अलग, पर ये इसके अवतार नहीं थे। इधर वांगलिंग जो कि माउंटेन के अंदर छिपा हुआ था यानी कल्टीवेट कर रहा था पर उसका डिवाइन सेंस तो फैला ही हुआ था। जब ये 5 लड़कियों को एक ही जैसा फील करता है तो इवन इसका जो हेवन डिफाइंग बीट था वो भी हल्का सा हरकत करता है और कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन सेंस थे। क्योंकि वांगलिंग ये समझ चुका था ये 5 स्पिरिट्स हैं 5 एलिमेंट्स की और वांगलिंग को यही तो चाहिए हेवन डिफाइंग बीट के लिए। क्योंकि हेवन डिफाइंग बीट फायर स्पिरिट तो शायद पूरा कर चुका है, वाटर एलिमेंट भी शायद पूरा है बट बाकी कोई भी नहीं पूरा है, जैसे वुड एलिमेंट वगैरह, मेटल एलिमेंट। और वांगलिंग को शायद लगता है कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसके बारे में ज़ाओ वुटाई बता रहा था कि वो ज़ोयू कंट्री की जीनियस है। अगर नहीं है फिर भी ये लड़की मिनिमम सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में थी, यानी वांगलिंग से बहुत पावरफुल। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर।